हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको एक बड़ी कॉमन समस्या होती है यूरिनेशन की। यानी उनको यूरिन ठीक से नहीं आता या रुक जाता है। इस तरह की बड़ी कॉमनली वो प्रॉब्लम को बताते हैं। ये प्रॉब्लम मोस्टली जो इसका कारण बताया जाता है, खासकर ओल्ड एज में, वो प्रोस्टेट की वजह से होती है। तो आज हम प्रोस्टेट के बारे में ही बात करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है, और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और इसका इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं, और जो इसका ऑपरेशन होता है उसमें किस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में इसको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक्चुअल में है क्या। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो जहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी जो पेशाब की थैली होती है, वहाँ से एक जो नली निकलती है पेशाब की, उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर होता है या उसके अराउंड एक ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, उसमें से डिफरेंट सिक्रीशंस निकलती हैं। उसका मेन फंक्शन यही होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ग्रोथ होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है उसको हम बोलते हैं, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है, उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक नॉन कैंसरस कंडीशन है, मतलब इसको हम कैंसर नहीं बोल सकते, लेकिन इसका साइज़ बढ़ता है। जैसे कैंसर में भी साइज़ बढ़ता है, इसमें भी साइज़ बढ़ता है, लेकिन ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। ये मतलब ऐसे फैलता नहीं है। जब कैंसर भी बनता है प्रोस्टेट में, वो एक अलग एंटिटी है। ये अभी हम आज बात करेंगे बीपीएच के बारे में, जिसको बीपीएच भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये मोस्टली जब एज अराउंड 50 या उससे ऊपर हो जाती है, उसके बाद इसके सिम्टम्स जो हैं वो आने शुरू होते हैं। 50 साल की उम्र से ज़्यादा जब शुरू होते हैं तो उसके बाद ही सिम्टम्स आते हैं, और धीरे धीरे जिनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें कि एक तरफ जो है वो नॉर्मल प्रोस्टेट है और दूसरी तरफ जो है वो एनलार्ज प्रोस्टेट है, मतलब बड़ा हुआ साइज जो प्रोस्टेट है। तो जो नॉर्मल प्रोस्टेट है उसमें पेशाब की थैली में से यूरिन जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, और जो इसके पेशाब की थैली से जो कनेक्टेड नली होती है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, जिसके अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो उसकी जो डायमीटर होता है वो खुला होता है, आराम से पेशाब जो है वो निकलता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसके साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। जैसे उसका साइज़ बढ़ता है तो जो यूरेथ्रा का साइज़ है, जो उसमें पेशाब की थैली से जो नली निकली है, वो कंप्रेस होती जाती है। जैसा कि अब ये सेकंड जो उसके पार्ट है पिक्चर का, उसमें देख रहे हैं, तो उसके कंप्रेस होने की वजह से जो यूरिन है वो पूरी तरीके से निकलता नहीं है, और यूरिन जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है पेशाब की थैली में, जिसकी वजह से वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफ में कि जो बीपीएच यानी प्रोस्टेट के जिनके गदूद के सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें जो मेनली यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे यूरिन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बार बार पेशेंट को अर्ज होती है कि यूरिन उसको बार बार आता है। खासकर नाइट्स में बड़ी दिक्कत होती है, बार बार पेशेंट उठता है, इस वजह से पेशेंट सो भी नहीं पाता है। और अर्जेंसी होती है कि उसका मतलब है कि उसको एकदम से अर्जेंसी लगेगी कि एकदम मुझे यूरिन करना है, किसी भी हालत में मुझे यूरिन करना है, भले वो किसी इंपॉर्टेंट किसी जगह पे भी हो, तभी उसको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि मुझे यूरिन करना है। फिर हेजिटेंसी होती है कि यूरिन स्टार्ट करने में, मतलब जैसे रूटीन में हम जब यूरिन करते हैं तो वो एकदम से आने लगता है, लेकिन जो प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हेजिटेंसी होती है। वो इतना, क्योंकि उनका रास्ता जो है वो प्रोस्टेट की वजह से तंग हो गया होता है, तो वो यूरिन एकदम से शुरू नहीं हो पाता उनको हेजिटेंसी होती है। नेक्स्ट होता है इंटरमिटेंसी, कि वो बार बार यूरिन, जैसे थोड़ा यूरिन कर लिया उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर से यूरिन आने लग गया, इस तरह बार बार उनको यूरिन की टेंडेंसी होती रहती है। फिर जो उनको यूरिन आता है उसका फ्लो भी बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। नॉर्मल जिसे कहते हैं कि नॉर्मल धार नहीं होती है, और बहुत पतली धार होती है और बहुत स्लो आता है उसका। कभी कभी उसमें यूरिन के अंदर ब्लड भी आ जाता है, जब ज़ोर से करते हैं तो उसमें ब्लड भी आ सकता है। और हमेशा ये फीलिंग रहती है कि जो ब्लैडर है हमारा, यानी पेशाब की थैली है, वो खाली नहीं हुई है। मतलब हमेशा ये लगता है कि यूरिन जो है वो अभी पेट में है अभी, और खाली नहीं हुआ है। बार बार यही फीलिंग आती रहती है कि मुझे यूरिन करना है, मुझे यूरिन करना है।
और कभी कभी क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है तो उसकी वजह से यूरिन जो है वो ड्रॉप करके थोड़ा बाहर भी निकलता रहता है, क्योंकि अंदर जो है वो इकट्ठा हो गया होता है। तो ये मेनली उसके जो सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट की वजह से, यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स ही होते हैं मोस्टली। जो ये यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किए, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट की वजह से हो। हाँ, मोस्ट कॉमन कारण इस एज ग्रुप में जो अबव 50 ईयर्स है उसमें मोस्टली प्रोस्टेट की वजह से ही होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे कारण भी हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जैसे कई बार पेशेंट्स को यूटीआई हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें भी ऐसी जलन जैसे होता है, तो उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, यूरिन बार बार आता है। और कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट नहीं होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें कई बार एब्सेस भी बन जाता है, उसमें भी ऐसे ही सिम्टम आते हैं। या कई बार क्या होता है कि जो यूरेथ्रा, जिसका मैंने आपको बताया कि पेशाब की थैली से जो नली निकलती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो रास्ता उसका तंग हो जाता है, वो पाइप बीच में उसके कुछ जगह पे टाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। या कई बार क्या होता है कि जो ब्लैडर है उसके अगर पहले उसकी कोई सर्जरी हुई हुई है पेशाब की थैली की, तो उसकी वजह से भी कई बार वहाँ पे एडिशंस या स्कारिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। या फिर एक और बड़ा कॉमन कारण है ब्लैडर स्टोन, जो जैसे कि मैंने आपको एक पहले मेरे वीडियो में भी बना हुआ है, पेशाब की थैली में जो स्टोन होते हैं उसकी वजह से भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। स्टोन जो है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग पे आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं आ पाता, तो उसमें भी सिमिलर ही सिम्टम्स आते हैं। या फिर कई बार जो ओल्ड एज होती है उसमें जो न्यूरल कंट्रोल होता है, यानी ऊपर से ब्रेन का जो कंट्रोल होता है यूरिन के ऊपर, वो नहीं रहता है नर्व्स की वजह से, तो उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। एक लास्ट है प्रोस्टेट कैंसर। अगर पेशेंट को प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए, उसमें भी साइज डेफिनेटली उसमें भी बढ़ता है, तो उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। जो मोस्ट कॉमनली होता है वो बीपीएच ही होता है, यानी नॉन कैंसरस जो एनलार्जमेंट होती है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर ही होते हैं। अब हम कुछ बेसिक कुछ कारण जान लेते हैं, कॉजेज जान लेते हैं, और एट रिस्क जो लोग हैं किनको ये चांसेस प्रोस्टेट के जो बढ़ने के चांसेस है किनको ज़्यादा होते हैं, वो हम कुछ ब्रीफ में देख लेते हैं। जो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, जैसे उसमें एज रिलेटेड है, एज डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसमें प्रोस्टेट का साइज जो है वो रूटीन में बढ़ता भी है। किसी ऑलमोस्ट हर एक में बढ़ता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका कुछ रोल जेनेटिक्स में भी है कि जीन्स की वजह से भी, जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी इसमें साइज़ जो है वो बढ़ता है। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या जो पेशेंट्स जो एट रिस्क होते हैं, जैसे ओबिसिटी, जो खासकर जो थोड़ा मोटापा होता है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, या जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, या जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उतना ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, बेड रिडन ही है या बैठे ही रहते हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एट रिस्क लोग होते हैं। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जो बीपीएच है यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो गुदूद का ये साइज़ बढ़ता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर हमने इसका टाइम रहते इलाज नहीं करवाते हैं या इसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से और क्या क्या दिक्कतें हमें एडिशनल आ सकती हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है कि एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, मतलब एकदम से पेशेंट का जो यूरिन है वो रुक जाएगा। बहुत सारे हम देखते हैं पेशेंट्स जो होते हैं वो उनको रात को एकदम से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि उनका पेशाब एकदम रुक जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। नेक्स्ट होता है कि यूरिन क्योंकि इकट्ठा हुआ है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, और उसकी वजह से किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकती है, और उसकी वजह से किडनी में पस भी पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैडर स्टोन्स। ये भी मैंने आपको बताया कि यूरिन इकट्ठा होने की वजह से यूरिन पूरा ड्रेन नहीं होता है, और उससे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट है कि उसमें यूरिन में ब्लड आ जाता है, और रीनल जो है क्योंकि यूरिन इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से किडनी पे भी डैमेज होता है, और अगर हम उसका इलाज टाइम पे नहीं करवाते हैं तो कई बार जो इनिशियली बीपीएच होता है यानी प्रोस्टेट का साइज़ वैसे बड़ा होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में, तो क्योंकि उसका साइज़ जो है वो और बढ़ता रहता है और वो कैंसरस में तब्दील हो जाता है। तो ये कुछ मेन कॉम्प्लिकेशंस थी जो बीपीएच की थी। अब आते हैं डायग्नोसिस पे कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है।
सबसे पहले जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, आपको यूरिन में प्रॉब्लम आए, यूरिन करने में प्रॉब्लम आए, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो आप डेफ़िनेटली एक सर्जन के पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें कि ऐसे-ऐसे मुझे दिक्कत आ रही है। तो इनिशियली वो आपका जो कुछ रूटीन हिस्ट्री लेंगे, आपके सिम्पटम्स जाँचेंगे किस तरीके के हैं और कुछ आपके ब्लड टेस्ट भी करवाएँगे। उसमें एक और टेस्ट होता है पीएसए जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। उससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि ये कोई कैंसरस ग्रोथ है या नॉन कैंसरस ग्रोथ है। नेक्स्ट होता है कि इसमें जो डिजिटल डीआरई बोलते हैं उसको, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। तो जो सर्जन होते हैं वो नीचे से फिंगर से चेक करते हैं कि प्रोस्टेट का जो वो हार्ड है या कैसा है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। उसके बाद हमें ये डिटरमिन करना होता है कि जो प्रोस्टेट की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो क्या है, वो हमें अल्ट्रासाउंड में पता लगता है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो पता लग जाएगा, प्लस अल्ट्रासाउंड जो उसमें प्रोस्टेट के साइज़ बढ़ने की वजह से जो यूरिन रिटेंशन हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि उसी के बेस पे सारा डिपेंड करता है कि आगे का क्या ट्रीटमेंट होगा। साथ के साथ हमें यूरिन फ्लोमेट्री भी करवानी पड़ती है कि यूरिन का जो फ्लो है वो किस तरीके से आ रहा है। ये बेसिक टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए कि प्रोस्टेट का डायग्नोसिस जब हमने बनाना है। इसके बाद डिसीजन होता है कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू किया जाएगा या इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा तो डेफिनेटली कुछ टेस्ट और होंगे एनेस्थीसिया रिलेटेड, जैसे ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और भी बाकी जो वायरल मार्कर्स होते हैं और भी टेस्ट होंगे। लेकिन अगर कई बार मेडिकल से ही ट्रीटमेंट, अगर मेडिसिन से ही शुरू किया जाता है तो फिर अभी वो टेस्ट की वेट करनी पड़ती है। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली देखिए, मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया कि जो प्रोस्टेट के साइज़ है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रोस्टेट के साइज़ पे डिपेंड करता है, प्लस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरीके के हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम्स उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पेशेंट अभी अपना यूरिन वगैरह कर पा रहा है और उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उसमें क्या होता है कि जो ये प्रोस्टेट का जिसकी वजह से ये टाइट हो जाता है, यानी यूरेथ्रा जो है टाइट हो जाता है, वो रिलैक्स कर देते हैं, जिसके वजह से यूरिन का फ्लो जो है वो थोड़ा रूटीन की तरह, नॉर्मल की तरह आने लगता है। लेकिन प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो बढ़ता ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती और ये कुछ टाइम के लिए सिम्प्टोमेटिक, इससे डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट्स का इस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से साल, 2 साल, इवन 5 साल भी निकल जाते हैं, कईयों के उससे भी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। कईयों को दिक्कत आ जाती है, कहीं इवन 6 मंथ्स में भी उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से वो बेटर नहीं हो रहे हैं, उनको दिक्कत अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो ऐसे केस में फिर आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अभी जो मोस्ट कॉमनली किया जा रहा है वो है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये दूरबीन द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि रूटीन की तरह ही, जैसे बाकी जो ब्लैडर स्टोन भी मैंने आपको बताया था, इसमें पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाली जाती है और उसके डालने के बाद वहाँ से जो प्रोस्टेट के चंक्स होते हैं, छोटे छोटे चंक्स होते हैं, उनको कॉटरी के ज़रिए निकाल दिया जाता है और उसको साइज़ को छोटा कर दिया जाता है और जो पेशाब का रास्ता है उसको खोल दिया जाता है। ये बड़ा ही कॉमनली डन प्रोसीजर है और इससे बिल्कुल भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये यूजली जो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है प्रोस्टेट, उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। डेफिनेटली जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, अराउंड जैसे 100, अगर 100 ग्राम से ऊपर हो जाता है उसका साइज़ प्रोस्टेट का, तो उसमें फिर ये एडवाइस किया जाता है कि या तो TURP को 2 बार 2 सिटिंग में किया जाए या फिर ओपन प्रोस्टेट किया जाए, मतलब चीरे से दे के प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी ओपन प्रोसीजर बहुत ही कम हो गया है, बहुत रेयरली ही ओपन प्रोसीजर किया जाता है। मोस्टली TURP से ही बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। कमिंग ऑन टू एनेस्थीसिया पार्ट, जो TURP प्रोसीजर है वो अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया किया जाता है मोस्टली। किसी किसी पेशेंट में जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया ना देने हो या उसमें कोई स्पाइन में दिक्कत हो, उसकी वजह से हम GA दे देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन अदरवाइज स्पाइनल एनेस्थीसिया में बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से, बिना किसी परेशानी के TURP का जो प्रोसीजर है वो आराम से हो जाता है और पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती। जो भी लोग इस वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से या TURP से, इस प्रोसीजर से घबरा रहे हैं कि हमें डर लगता है, हमें ऑपरेशन से, वो दूध का ऑपरेशन हमने नहीं करवाना, या ऐसे कोइयों के वहम होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमनली प्रोसीजर किया जाता है। बजाय कि आप किसी दिन रात को फंस जाएं और आपका यूरिन एकदम रुक जाए, तो आप टाइमली इस ऑपरेशन को करवा लें
अगर आपका साइज़ जो बड़ा हुआ है या आपके सर्जन ने अगर आपको एडवाइस किया है ऑपरेशन को, तो आप इसको डेफिनेटली करवा लें, क्योंकि अदरवाइज़ ये इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताई है, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती ही जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनका ज़रूर उत्तर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।